नमस्कार प्यारे मित्रों, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए राजभाषा पर चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सुबह हमने इसी टॉपिक को जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उस क्लास में भी डीएलएड वालों को इसी टॉपिक को हमने पढ़ाया है। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। राजभाषा का तात्पर्य है ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश के राजकीय अथवा सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है, उसे हम राजकीय भाषा कहते हैं। उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? राजकीय भाषा कहते हैं। और इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 343 से, जो आपके पास 343 से 351 तक इसका हम उल्लेख करते हैं। और ये भी हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर 1949 को, जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर 1949 को इसका आपके पास संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा दिया गया। हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा दिया गया और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी हमारी सिर्फ और सिर्फ राजभाषा है। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी है, 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी को संवैधानिक दृष्टि से राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा है और इसी के आधार पर अनुच्छेद 343 का खंड 1 हिंदी संघ की राजभाषा होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, परंतु सरकारी कार्यों के लिए संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं का प्रयोग होगा, ना कि देवनागरी का। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है कि सरकारी कार्यों के लिए संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं का ही प्रयोग किया जाएगा, ना कि देवनागरी संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल 343 का खंड 2 क्या कहता है? इसमें प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के बाद 15 साल तक सभी सरकारी कामकाज एवं परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता रहेगा। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार हिंदी तो संघ की राजभाषा रहेगी ही, परंतु अंग्रेजी भाषा भी इसके संघ के सभी राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाएगी। 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम लाया गया। 1967 में प्यारे मित्रों राजभाषा संशोधन अधिनियम लाया गया 1967 में। ये भी आपके पास प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आने की संभावना है। अगला है आपके पास आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग एवं भाषाई संसदीय समिति का गठन। राजभाषा आयोग एवं भाषाई संसद समिति का गठन। संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद और तत्पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। 5 वर्ष होने पर और तत्पश्चात 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। राजभाषा आयोग में अध्यक्ष और उतने ही सदस्य शामिल होंगे जितनी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। सदस्य उतने ही शामिल होंगे जितनी 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल की गई है। और इसकी जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह आयोग अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे संसद में भाषाई संसदीय समिति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे भाषाई संसदीय समिति को सौंपता है। भाषाई संसदीय समिति राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं और जो आपके 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य आपके राज्यसभा से होंगे। यह समिति राजभाषा आयोग की सिफारिश की जांच करती है
और पुनः राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। यह समिति जो है राजभाषा जो समिति है, आयोग है, उसकी सिफारिश की जांच करती है और फिर रिपोर्ट जो है पुनः आपके पास के राष्ट्रपति को सौंपती है। प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन है वो 7 जून 1955 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बीजी खेर के द्वारा की गई थी। प्रथम भाषाई संसदीय समिति का जो गठन है वो 16 नवंबर 1957 को बीजी खेर या बीजी पंत की अध्यक्षता में किया गया था। बीजी पंत की अध्यक्षता में इसके जो है इसका गठन किया गया था। राजभाषा विभाग 1975 और प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को की गई थी। अनुच्छेद 345 राज्य की प्रादेशिक भाषाएं। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है, परंतु राज्य विधानमंडल जब तक किसी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करता तब तक शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। तब तक जो शासकीय कार्य है उसके लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ही होगा। भारत के 9 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी को प्रथम राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। उसके पश्चात झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और एक आपके पास जो है केंद्र शासित प्रदेश आपके पास दिल्ली। ठीक है। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है, जो अनुच्छेद 346 है, इसमें है पत्राचार की भाषा की पत्राचार अगर पत्र भेजेंगे तो पत्राचार की भाषा क्या होगी। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी संघ राज्य या संघ के बीच पत्राचार की भाषा। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य में किसी एक निश्चित भाषा को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक होती है तो यहाँ राष्ट्रपति को प्रावधान है कि वह उस क्षेत्र को देखकर विधानमंडल को कहकर उस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त करें। यानी कि जहाँ की जनसंख्या, अगर उस जनसंख्या को देखकर जो है उस क्षेत्र में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है तो राष्ट्रपति को एक प्रावधान है कि वह विधानमंडल को कहकर जो है उस क्षेत्र को राजभाषा का दर्जा दिला सकता है, उस भाषा को जो अधिक बोली जाती है या अधिक जनसंख्या उस भाषा को बोलती है। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा। अनुच्छेद 348 का खंड 1, इसके तहत जब तक संसद विधि द्वारा ऐसे उपबंध न करें तब तक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की कार्रवाई का माध्यम अंग्रेजी होगा। संघ तथा राज्य स्तर के विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश अंग्रेजी भाषा में होंगे। अनुच्छेद 348 का खंड 1 खंड 2, इसके अनुसार राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषाओं को उच्च न्यायालय की कार्रवाई का दर्जा दे सकता है। उच्च न्यायालय की कार्रवाई का दर्जा उसे दे सकता है। अगला है आपके पास लोक शिकायतों की भाषा। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य का, संघ या राज्य के किसी अधिकार को ऐसे किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है जो संघ या राज्य के प्रयोग की जाती हो। अनुच्छेद 350 का क, इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। अनुच्छेद 350 का ख, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक कमीशन नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। एक कमीशन नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास और प्रयास। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास और प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना है और प्रत्येक व्यक्ति को इस पर जो है कार्य करना है। इसमें संघ का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं विकास करे। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 26 जनवरी की परेड का संचालन भी गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 120 लोकसभा में भाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों में भाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। शास्त्रीय भाषा
वर्ष 2002 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। तमिल को 2004 में और संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2000 में, मलयालम को 2013 में और उड़ीसा को 2015 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपके साथ किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।